एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है आपका। मानव में निषेचन प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन मैन या ह्यूमन बीइंग। साथ ही साथ हम लोग देख पाएंगे प्रेगनेंसी ना रुकने के कुछ ऐसे कारण जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतानोत्पत्ति की क्षमता से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए तो इस वीडियो में ह्यूमन बीइंग में कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है उसको हम लोग जान पाएंगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के उन बहुत सारे रहस्यमय रीजनों को भी हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे जिनके कारण प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति उन कारणों को ओवरकम कर ले, माने दूर कर ले, तो इस तरह की समस्या से बच सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टर्म और कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी के लिए जो ज़रूरी है और मानव में निषेचन की क्या प्रक्रिया है। हो सकता है हम में से कुछ भैया इस रीजन को जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इसे नहीं जानते। तो आइए यहाँ केयरफुली देख लेते हैं प्रेगनेंसी ना रुकने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, कॉपुलेशन द्वारा हमेशा अंडाणु का निषेचन व गर्भधारण नहीं होता, बल्कि इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियों को होना आवश्यक है। जी हाँ, कॉपुलेशन जब भी हो तब उसी समय फर्टिलाइजेशन हो जाए, निषेचन हो जाए और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए, गर्भधारण प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14वें दिन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है उसके 14th डे को या उसके आसपास ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप अंडोत्सर्ग कहते हैं। और जो ये ओवम है 24 to 72 आवर्स तक सक्रिय होता है और यह अंडोत्सर्ग के 48 घंटे के भीतर निषेचन नहीं होता है तो इसके निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म के 14वें दिन के आसपास ही ओवम का निर्माण होता है। और जो ओवम होता है उसका लाइफ स्पैन, माने लाइफ टाइम पीरियड जो उसका है वो 24 से 72 घंटे का है। और आपने यहाँ देखा कि उसके 48 घंटे के अंदर, भाई 24 घंटे के बाद वो धीरे धीरे मेच्योर होगा, तो 48 घंटे के भीतर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसकी फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो नष्ट हो जाती है, रुइन हो जाती है। इसी प्रकार जो आपका स्पर्म होता है वो 48 to 72 आवर्स तक ही सक्रिय रहता है, माने आपका लाइव कंडीशन में रहता है। इस कारण यदि उसके इजैकुलेशन के 72 आवर्स के अंदर निषेचन ना हो तो ये नष्ट हो जाता है। तो अतः निषेचन गर्भधारण के लिए यह आवश्यक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के आसपास मुख्य रूप से कॉपुलेशन हो, अनिवार्य रूप से कॉपुलेशन हो। तो यहाँ पे आपने दो कंडीशन समझ ली कि यदि वो 14 डे को आता है तो उसके 2 days बिफोर से 2 days आफ्टर तक, माने 12, 13, 14 और 15, 16 के बीच में कॉपुलेशन होता है तो प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस बनते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ओवम है वो अपने फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी नष्ट कर दे रहा है या जो स्पर्म है वो भी नष्ट हो जाए। और भी कंडीशन है यहाँ हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ और देख सकते हैं कि जो फैलोपियन नलिका में किसी प्रकार की माने सूजन नहीं होनी चाहिए, स्वेलन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ओवम जो है उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब्यूल है उसमें तथा गर्भाशय किसी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होना चाहिए, माने किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, नहीं उसमें ओवम या स्पर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा संक्रमित होकर। नेक्स्ट देखते हैं जो सीमेन जो आपका वो स्वस्थ एवं सक्रिय शुक्राणु वाले होने चाहिए। ये तभी होगा जब आप हेल्दी होंगे, और हेल्दी तभी आप होंगे जब स्मोकिंग और बहुत सारे टेंशन से दूर रहेंगे। सामान्यतः एक बार का जो इजैकुलेशन होता है इसमें 20 करोड़ स्पर्म होते हैं। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक बार का इजैकुलेशन यदि उसमें नंबर ऑफ स्पर्म कम होंगे, माने 6 करोड़ से कम होंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 कंडीशन बताई गई कि जो नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। यदि किसी व्यक्ति में इस तरह की समस्या है तो संभव नहीं हो पाएगा प्रेगनेंसी, तो इसीलिए उनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती है। आइए अब देखते हैं निषेचन कैसे होता है, कैसे जो स्पर्म है वो ओवम में प्रवेश करता है और आपस में संयुग्मित होकर के डिप्लॉयड कंडीशन जायगोट का बनाता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ओवम का जो स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे।
आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो ये आप देखिए, ये फीमेल का ओवम है, अंडाणु जिसे आप बोलते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। और उसके बाद जो सेकंड लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये जोना पेलुसिडा कहलाता है। और ये आप देखिए इसका सेल मेम्ब्रेन है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। तो ये सेल है पूरा ओवम सेल जो हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है जो येलोइश कलर का आप देख रहे हैं। तो ये तो इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको बताएगा कि एक बार का जो इजैकुलेशन होता है उसमें 20 करोड़ स्पर्म होते हैं और सब यहाँ पे देखिए आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और इनमें जो टेल होती है ये इसको मुख्य रूप से मूव करने में हेल्प करती है। तो जैसे ही जो फर्स्ट स्पर्म होता है इसकी वाल से टच करता है तो इसकी वाल जो है वो रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अभी पूरी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल भी, तो नष्ट हो जाती है। और ये स्पर्म जो है इसका कैप्सिड जो प्रोटीन बाहर छोड़ देता है और अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ अंदर जाता है और इसके इक्वेटर पे ये सेट हो जाता है, ठीक है। और ओवम भी जो है उसमें भी सेकंड मैच्योरेशन फेज प्रारंभ हो जाती है, वो भी अपने इक्वेटर पे आ जाता है। और इस तरह से इनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो आपस में संयुग्मित होते हैं, माने संयुग्मन हो जाता है और एक डिप्लॉयड कंडीशन में 2n का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मुख्य रूप से, जिसे आप इगुमनस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रोसेस होती है। क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, कैसे प्रक्रिया होती है, आइए हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ हम लोग निषेचन में देख सकते हैं, हमने जैसे कि बताया कि पहला स्पर्म जैसे ही इंटर करता है उसके बाद उसकी जो वाल होती है आपस में जुड़ जाती है और फिर कोई भी स्पर्म अंदर इंटर नहीं कर पाता है और उसके अंदर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाकी सारे स्पर्म नष्ट हो जाते हैं जो ओवम के लिए पोषक पदार्थ का कार्य करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ थ्योरेटिकल रूप से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको यदि इंटर क्लास में है तो आपको ये लिख के दिखाना पड़ता है या आप थ्योरेटिकली भी इसे नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए निषेचन योग्य होने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन होता है जिन्हें इनकी आप कैपेसिटेशन कहते हैं। इनमें परिवर्तन लगभग 7 घंटे लग जाते हैं माने स्पर्म ओवम में। और इसमें शुक्राणुओं के एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन अस्तर तथा कोशिका कला की कुछ प्रोटीन फर्स्ट पोलर बॉडी हट जाती है। यदि आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं देखा है, उसके बारे में नहीं जाना, तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे स्पर्म और ओवम के कैरेक्टरिस्टिक का हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, प्ले लिस्टें भी आप जाके उसको देख सकते हैं। कई सौ सामर्थ्यकारी शुक्राणु जो हैं सुगमतापूर्वक प्रसारण क्रीट को बेध कर पारभासी स्तर तक पहुँच जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स के क्रिया कारण इस स्तर से चिपक जाते हैं। फिर शुक्राणुओं के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम मुक्त होकर पारभासी स्तर का विघटन करता है, माने जो ओवम का वाल लेयर है उसे वो नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? जो एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म का हेड होता है, उसमें एक एंजाइम होता है एक्रोसिन जो बाहर निकलता है और इस वाल को नष्ट करता है। इस प्रकार शुक्राणु अंडक कोशिका की कोशिका कला तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही शुक्राणु इस कला के संपर्क में आता है तो ओवम जो है कोशिका से कुछ एंजाइम मुक्त होकर पारभासी स्तर को अन्य सभी शुक्राणुओं के लिए अभेद बना देते हैं। तो अभी आपको बताएगा कि जैसे ही पहला स्पर्म उसे टच करता है, अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद बहुत सारे एंजाइम वहाँ मुक्त होते हैं और शुक्राणुओं के लिए अभेद बना दे, माने उसके बाद कोई शुक्राणु अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। कुछ प्रोटीन्स की अभिक्रिया का अंडक कोशिका की कला के संपर्क में आने वाला सबसे पहला शुक्राणु कला से चिपककर अंडक कोशिका में इंसर्ट कर जाता है और इस शुक्राणु के अंडक कोशिका में प्रवेश करते ही अंडक कोशिका उत्तेजित होकर माने मोटिवेटेड हो जाता है और उसमें सेकेंड मैच्योरेशन फेज प्रारंभ हो जाती है। जिन्होंने इसे नहीं देखा है, हमने जो युग्मक जनन वाला वीडियो बनाया उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि युग्मक जनन माने कैसे स्पर्म और ओवम का पूरी तरह से फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे आप फर्स्ट मैच्योरेशन और सेकेंड मैच्योरेशन फेज देखेंगे। अतः यह छोटी सी द्वितीय ध्रुव कोशिका तथा बड़ी अंड कोशिका में विभक्त हो जाती है, माने जो ओवम है वो 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेकेंड मैच्योरेशन में। एक इसमें पोलर बॉडी बन जाती है, दूसरा अंडाणु की बड़ी सी कोशिका। आप यहाँ देख सकते हैं अंडाणु के केंद्रक में हैप्लॉइड समूह के गुणसूत्र 22+X विभाजन की तैयारी में एक रेखा पर सज जाते हैं, जैसा भी आपने चित्र में देखा। और इस केंद्रक को अब मादा पूर्व केंद्रक कहते हैं, माने इसे फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। इसकी ओर बढ़ते हुए शुक्राणु का केंद्रक भी बड़ा होकर मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है और दोनों केंद्रकों के समीकरण से डिप्लॉयड युग्मनजी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया पूरी होती है और अंडाशय से मुक्त होने के बाद द्वितीयक अंडक कोशिका 24 आवर तक ही निषेचन कर सकती है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं अंडाशयों से जो मुक्त हो रही है ओवम, अभी पहले ही बताया गया कि 24 से 48 आवर्स तक ही वो निषेचन कर सकती है। तो यदि मित्रों वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जायगोट का विदलन देखेंगे, जहाँ पे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 32 सेल में कन्वर्ट होता है, जिसे मार्बला ब्लास्टुला स्टेजेस कहते हैं, और फिर फैट का फॉर्मेशन होता है। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने